फिर मैंने प्रण लिया कि सर मैं भी ज़मीन पे तब तक बैठूंगा जब तक मेरे बच्चे फर्नीचर पे नहीं है। मैं जो भी कुछ सोच लेता हूँ, जो वो भी हो मैंने जाता सोचा, है। अब वो ऑटोमेटिक से उसका कोई ना कोई रास्ता बन जाता है। अवार्ड्स बन आई, वो सब हमने स्कूल में, बच्चे जितने भी लड़के हैं वो अपने पापा या मम्मी के पैर दबा करके ही सोएंगे। लाइब्रेरी बना रखी है बहुत अच्छी सी, जैसे मेरे सपने में सोचा था वैसे ही मैंने बना दिया। आप समझ जाइए कि हम पृथ्वीराज चौहान है, हम काम कर रहे हैं। तो वो फील आना तो वो चाहिए। फीलिंग आनी चाहिए उस चीज़। मेरा एक सपना है कि मैं कैसे भी करके, कुछ भी करके, जो क्लास 5 के बच्चे हैं वो उनको 6 में जब पास आए तो कोई इस तरह का एग्ज़ाम हो, और मैं उस तरह का एग्ज़ाम हो और वो बच्चे क्या कहते हैं स्कॉलरशिप पाएँ। ये दावा कर सकता हूँ अपने पीलीभीत में अपने स्कूल में कि जो सबसे टॉप का स्कूल हमारा है कॉन्वेंट स्कूल में, वो अपने 8th क्लास के 5 बच्चे ले आए और 5 बच्चे मैं अपने 8th क्लास ले लूँ। वो उनसे पूछ लें, वो उनसे पूछ लें। कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन करा लें आप। पड़ाव था पीलीभीत। ललोरी खेरा ब्लॉक स्थित बरहा का ये अपर प्राइमरी स्कूल बड़े बड़े प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों को भी मात देता है। बाला पेंटिंग युक्त दीवारें और क्लासरूम्स की दीवारों के रंग के हिसाब से फर्नीचर, बड़ा और सुंदर प्रांगण, लाइब्रेरी, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट, साइंस लैब और पूरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे। विद्यालय में आए इस महापरिवर्तन की एक बड़ी वजह यहाँ शिक्षकों और प्राचार्य का स्कूल के प्रति अपना समर्पण भी है। आज की डेट में 700 बच्चे, हमारे सारे बच्चे फर्नीचर पे हैं और इसके लिए एक भी रुपए गवर्नमेंट। नमस्कार, चॉकटेल में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत के लिए पीलीभीत के कंपोजिट स्कूल बरहा से संतोष कुमार खरे आए हैं। शिक्षक के रूप में वर्ष 2002 में ज्वाइन किया था और आजकल जिस स्कूल में है उसमें 2016 से काम कर रहे हैं। संतोष जी ने 3 विषयों में मास्टर्स किया है, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और एजुकेशन। और संतोष की रुचि किताबें लिखने में भी है और इन्होंने समुदाय के सहयोग से और विभिन्न संस्थाओं से जो पुरस्कार मिला है उसकी धनराशि का इस्तेमाल करके अपने स्कूल को बहुत समृद्ध बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रिएट किया है। और क्या करते हैं, आइए हम संतोष से ही बात करेंगे। संतोष, पहले तो आपका स्वागत है। जब आप इस स्कूल में आए 2016 में और अब में आपने क्या चेंजेस देखे हैं, क्या चेंजेस आपने किए हैं? सर, जब मैं 2016 में इस विद्यालय में आया था तो सबसे, जैसे कह सकते हैं, ख़राब स्थिति में विद्यालय, जर्जर स्थिति में विद्यालय था, तो वो हमारा स्कूल था। लेकिन 2016 से लेकर आज तक हमने जितने भी हमारे शिक्षक साथी थे उन सब का सहयोग लेकर के आज हमारा स्कूल जनपद में अच्छे स्कूलों में से गिनती होती है। और उसके लिए काफ़ी प्रयास किए, सबने मिलकर प्रयास किए, मेरे अकेले करने से कुछ नहीं हुआ। उसमें सबने अपना अपना जिसका जो भी सहयोग हो सकता था एक टीम की तरह उसने काम किया, और जो आज हमारे स्कूल की स्थिति है वो आपके सबके सामने है। मैंने सुना है आपके स्कूल में 700 बच्चे पढ़ते हैं। जी सर, इस समय स्थिति ये हो गई है कि कह नहीं सकते हैं अपने शब्दों में कि क्योंकि हम लोगों को ऐसा कहना नहीं है कि हम एडमिशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर हमारे पास 13 ही कमरे हैं और स्कूल का इतना नाम है, स्कूल का इतना नाम है जिससे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमारे कंपटीशन में निकलते हैं, न्यूज़पेपर में उसकी न्यूज़ आती है और लगातार कहीं ना कुछ हर महीने कहीं ना कहीं अवार्ड्स वगैरह, पुरस्कार वगैरह बच्चों को मिलता रहता है। तो उसका जो एक माहौल है उससे हमारे स्कूल का माहौल बहुत अच्छा हो गया है और दूर दूर तक उसकी ख्याति भी फैल गई है। और उसकी वजह से बहुत सभी जो भी अभिभावक है वो चाहते हैं कि हमारे बच्चा अच्छे विद्यालय में पढ़े। अब चूँकि हमारे स्कूलों में जो कमरे का स्पेस होता है सब बिल्कुल लगभग बराबर है सर, तो करीब 40 पे या 45 बच्चे ही बैठ सकते हैं मैक्सिमम एक कमरे के अंदर, और एक टीचर मतलब उनको जा करके देख सकता है। लेकिन 70 बच्चे, 75 बच्चे, 60 बच्चे नहीं बैठ सकते हैं इस कमरे में। तो चूँकि हमारे पास बिल्कुल भी सर स्पेस नहीं है, इसलिए बच्चों को मना करना पड़ता है या उनसे कहना पड़ता है, आग्रह करना पड़ता है उनसे कि आप पास के जो और विद्यालय हैं वहाँ पे आप चले आएँ। लेकिन हर कोई चाहता है कि हमारा विद्यालय में हो जाए, और जो भी जिसकी जैसी भी सोच होती है या जो भी जिस तरह से भी वो जितने भी जो भी तरीके अपना सकता है स्कूल में एडमिशन कराने का, तो वो अपनाता है। इसके लिए सर हमारे पास विधायक सर का फ़ोन आता है, ब्लॉक प्रमुख से भी फ़ोन आता है, और इसके अलावा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत काफ़ी होती है तो कि एडमिशन नहीं हो रहा है। फिर जो ज़्यादा शिकायत करता है तो उसका कर लेते हैं जिसको समझा सकते हैं उसको समझा देते हैं। आपने समुदाय को कैसे प्रभावित किया या इस बात के लिए तैयार किया कि वो स्कूल में पैसा लगाएं या पैसा दें ताकि स्कूल की स्थिति में बदलाव लाया जा सके? सर, सबसे पहले तो जब मेरी पोस्टिंग हुई थी 2016 में हुई थी, तो 2 स्कूल अलग अलग थे, प्राइमरी और जूनियर कैंपस अलग अलग था, तो मेरा जूनियर में ही ट्रांसफ़र हुआ था।
तो उस समय 170 बच्चे थे हमारे जूनियर कैंपस में, आते भी कम थे, और उसमें ना कोई बाउंड्री थी, और प्लास्टर वगैरह सब टूटे फूटा था, हर चीज़ मतलब जर्जर स्थिति में, खराब स्थिति में थी, ठीक अच्छी स्थिति में नहीं थी। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं सर, मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, मैं 2002 से जब से पोस्टिंग हुई है, तो मेरे हर विद्यालय में एक कन्नी और उस जो सामान होता था प्लास्टर वाला, मेरा चौथा विद्यालय है, और मैं हर विद्यालय में मेरा हुआ रहता था, और जैसे ही वो कुछ टूटा फूटा होता था तो मैं ऐसे सीमेंट रेत तुरंत ले आता था, या वहाँ मिल ही आता है, और उसको लाकर जो थोड़ी बहुत टूट फूट होती थी उसको खुद ही से या बच्चों संग मिल करके खुद ही से कर लेते थे, तो वो टूट फूट खत्म हो जाती थी। सर इसके बाद मैंने बच्चों को और स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों को जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती थी, मतलब जो भी मंच हमें मिल सकता था, जो भी मतलब लोकल स्तर पे जो भी कॉम्पिटिशन होते थे, कहीं भी कुछ भी पार्टिसिपेट करना है तो उनको पार्टिसिपेट जरूर कराते थे, चाहे वो कर पाएँ या ना कर पाएँ। इससे क्या हुआ कि सर उन बच्चों की झिझक टूटी, और उसके बाद उनको धीरे धीरे करते करते बिल्कुल वो प्रोफेशनल हो गए। हम जैसे हमारे पास स्कूल का हमारा बैंड भी है, और बहुत सारे कल्चर्स प्रोग्राम, चूँकि हम लोग शहर के बिल्कुल पास में हमारा स्कूल है, तो जो भी एक्सपेक्टेशन होती है किसी विभाग की, तो वो हमारे स्कूल से एक्सपेक्टेशन करता है यहाँ से बच्चे आ सकते हैं पास से, तो वो बच्चे जाते हैं वहाँ पे और उसे करते हैं। और बच्चे बेशक सर हमारे स्कूल में जो कॉम्पिटिशन्स है उसके द्वारा ही जो हमारे स्कूल का नाम हुआ है कि स्कूल में जब कॉम्पिटिशन क्रॉस करेगा तो उसका मतलब एक बच्चे स्कूल में पढ़ाई हो रही है, तो इस वजह से सर हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन हो। विद्यालय को और बच्चों को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। जी सर विद्यालय को हमारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार आपके समय में ही सर मिला था, स्टेट लेवल पे लगभग लगातार 2 बार मिल चुका था। इसके अलावा उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार और आईसीटी पुरस्कार सब सर आपकी वजह से ही सर हम लोगों को आपके समय में से हम लोगों को मिला था। इसके अलावा हमारे स्कूल में सबसे पहले हमारे हेड सर थे गंगाराम सर, उनसे शुरुआत हुई, और हम लोगों ने बस एक पर्दे के पीछे से काम किया, सबको आगे रखे, जितने भी शिक्षक थे सबको आगे रखा, खुद पीछे रख के काम किया। तो जो भी अच्छा काम करता था उसको हम लोग प्रोत्साहित भी करते थे, और उसको हम चाहते थे जिसका जो काम होता था उसका काम वो सामने आए निकल करके। बस हमने काम सामने लाने काम हमने करा, बाकी काम तो सब लोगों ने मिलकर करा। तो सबसे पहले हमारे हेड सर थे, उनको एक स्टेट टीचर अवार्ड भी मिला था। उसके बाद हमारे यहाँ जो इसमें हमारी इंचार्ज है ममता गंगवार मैम, तो उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। तो उसके बाद मुझे सर स्टेट अवार्ड मिला था। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक विजेता मैम है, तो उनको 1 लाख रुपये प्राइज़ मिला था, रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार, जो एकमात्र शिक्षिका को मिलता है। तो उनको सर 1 लाख रुपये मिले थे, और वो 1 लाख रुपये उनसे फिर हमने स्कूल में डोनेट कराए। फिर इसके बाद एक हमारे गीता मैम है, उनको स्टेट अवार्ड मिला। तो इस तरह से जितने भी अवार्ड उसमें नहीं आई, वो हमने खुद सबसे पहले तो विश्वास दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं स्कूल में। तो जितनी भी अवार्ड्स मनी आई वो सब हमने स्कूल में लगाई, जहाँ से मिली। जो भी हम लोग प्रोग्राम्स हमारे बच्चे करते थे तो वहाँ पे लोग खुश होकर के 5,000 4,000 जो भी पैसे देते थे, तो वो पैसे लेकर के सब हम लोग स्कूल में लगा देते थे। इसके अलावा कुछ जैसे किसी ने कुछ हमें दिया तो उसका हमने उद्घाटन कराया किसी और से, तो उसको बुलाया, तो उसके माध्यम से जब वो आते थे देखते थे कि ये स्कूल में ये कमी है या वो उन्होंने भी डोनेट किया। ऐसी हम लोगों ने सबसे पहले सर एक समर कैंप किया था। तो हमारे स्कूल में बहुत डस्ट थी, बहुत मिट्टी थी स्कूल में। तो अखिलेश मिश्रा सर डीएम सर थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने बहुत कार्यक्रम वगैरह देखा, बहुत अच्छा लगा उनको। तो फिर उन्होंने वहीं से घोषणा कर दी कि स्कूल में इंटरलॉकिंग हो जाए। तो पूरे स्कूल में सर 1 हफ्ते के अंदर इंटरलॉकिंग हो गई। इसी तरह सर हमारे विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं था। तो मेरा रिकॉर्ड आया, मैं जिस विद्यालय में गया हूँ वहाँ पे मैंने बच्चों को ज़मीन से उठा के फर्नीचर बिठाया है, क्योंकि पहले हमारे स्कूल में फर्नीचर नहीं था। सभी बच्चों के लिए फर्नीचर है। तो मैंने सर क्या करा, इसके लिए पैसा सर मैं बता रहा हूँ सर, इसके लिए मैंने प्रण लिया। एक्चुअली पैसे थे नहीं, क्योंकि पैसा काफ़ी चाहिए होता है, जब मैंने पता किया उसके लिए। तो फिर मैंने प्रण लिया कि सर मैं भी ज़मीन पे तब तक बैठूंगा जब तक मेरे बच्चे फर्नीचर पे नहीं आएंगे। तो मैंने करीब 6-7 महीने लगातार ज़मीन बैठ कर पढ़ाया। तभी मुझे एक लोकमणि लाल अवार्ड हुआ, 41,000 मिले। जैसे ही अनाउंस हुआ वैसे ही मैंने उधर ऑर्डर कर दिया 1 कमरे का फर्नीचर, लोहे कमरे का फर्नीचर सर, मतलब 40-41,000 मेरा बन गया था। तो धीरे धीरे करते करते हमारे स्कूल में 700 बच्चे हैं, और आज 700 बच्चे हमारे सारे फर्नीचर पे हैं। अब एक क्या कहते हैं, अभी क्योंकि स्कूलों में जूनियर कैंपस में फर्नीचर आया था हमारे पास, तो वो बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था। तो चूँकि हमारे पास बहुत सारा फर्नीचर था, तो हमने वाला फर्नीचर जो हमें जूनियर में मिला था वो हमने प्राइमरी सेक्शन में दे दिया, और जो हमारे पास प्राइमरी सेक्शन में था वो हमने फिर किसी और स्कूल को डोनेट कर दिया, जिससे कि वहाँ भी बच्चे ज़मीन पे बैठ जाएँ, वो बेंच पे बैठ जाएँ। तो इस तरह से सर सारे बच्चे हमारे फर्नीचर पे थे। और पता नहीं क्या है सर, स्कूल में मैं जो भी कुछ सोच लेता हूँ, जो भी मैंने सोचा, अब वो ऑटोमेटिक सर उसका कोई ना कोई रास्ता बन जाता है उसका, कि मतलब कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और कोई ना कोई आकर के उसको कर जाएगा। आपको एक सेलुलर कंपनी से कोई अवार्ड मिला? सर सेलुलर कंपनी से मुझे 1 लाख रुपये प्राइज़ मिला था, तो वो भी मैंने स्कूल में तुरंत डोनेट कर दिया। और उससे मैंने क्या कहते हैं प्रिंटर, और ये किस बात का प्राइस था ये? सर ये उसका मेल आया था उसका, मतलब उसका ऑनलाइन पड़ा हुआ था, तो ऑनलाइन ही था उनका। तो उन्होंने जो भी शिक्षा क्षेत्र में आपने काम किया है, तो उनके कुछ क्वेश्चन आंसर, उनका पूरा फॉर्म था, तो मैंने वो उसका पूरा फॉर्म भरा था। और फॉर्म भरने के बाद फिर उनकी क्रॉस चेकिंग होती है, बहुत सारी प्रोसेस होता है। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू भी लिया,
और 2-3 बार इंटरव्यू चला उसका। तो फिर उसके बाद उन्होंने फ़िल्टर करके यूपी के करीब 11-12 टीचरों को उन्होंने जो है सेलेक्ट करा। तो उनको उन्होंने 1-1 लाख रुपए दिए थे, जिससे कि आप अपने पढ़ाई का या जो भी कुछ खर्च कर सकते हैं उससे आप उन पैसों से कर सकें। तो फिर मैंने वो पैसे अपने स्कूल में ही बच्चों के लिए डोनेट कर दिए, क्योंकि बच्चों का पैसा था, बच्चों के लिए। आपके स्कूल से बच्चे जो राष्ट्रीय आय योग्यता छात्रवृत्ति है उसमें अब तक 88 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। जी जी तो ऐसा क्या करते हैं उनके लिए विशेष रूप से कि ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें सर, मैं आपको बताऊं, सफल। मेरी जो एजुकेशन लाइफ थी, तो मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था। और यहाँ तक कि बीएससी में मैं फेल भी हुआ था सेकेंड ईयर में। तो एवरेज, बिलो एवरेज कह सकते हैं। और मेरे फादर गवर्नमेंट प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल से रिटायर हुए थे मेरे फादर जीआईसी से। तो वो बहुत सख्त थे। तो लेकिन मैं पढ़ता था, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता था, कैसे चीज़ों को कलेक्ट करें, कैसे चीज़ों को स्टोर करें दिमाग में, चीज़ों को पढ़ता, मेहनत करता था, लेकिन वो मैं उसको मैनेज नहीं कर पाता था। फिर धीरे धीरे करते करते बीएससी हो गया। फिर बीएससी के बाद अब हुआ कि जॉब करा जाए, क्या करा जाए, पढ़ाई ज़्यादा अच्छी थी नहीं, सेकंड क्लास ही थे। तो फिर हुआ कि एमआर की जॉब ढूंढी जाए। तो फिर सर एमआर की जॉब ढूंढने लगे, ज़्यादा इंग्लिश अच्छी भी नहीं थी, तो वहाँ भी फेल हो गए। जब 2-3 बार रिजेक्ट हुए, तो फिर ये हुआ कि अब मैं तैयारी करूँगा, मन में ठान लिया। और फिर मैंने खूब मेहनत करी। फिर जब मेहनत की तो उसके बाद सिलेक्शन मेरे होने शुरू हो गए। और फिर मैं यहाँ पे स्लैश टीचर बन गया मैं। और टीचर बनने के बाद फिर मैंने सोचा कि जैसे बहुत से लोग मेरे से ये कहते हैं कि जैसे पूरी क्लास भर के क्यों पढ़ाते हो, जैसे कुछ बच्चे उनको छांट लो, अलग कर लो, जो अच्छे बच्चे उनको अलग कर लो, जो बच्चे थोड़े से वीक हैं उनको अलग कर दो, क्लास बना दो। तो मैं सारे बच्चों को साथ इसलिए बैठाता हूँ कि कब किस बच्चे क्या दिमाग पलट जाए कुछ नहीं पता। जैसे मेरा दिमाग पलटा, तो मैं आपके सामने हूँ और बच्चों के सामने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। और कब बच्चे दिमाग पलट जाए सर कुछ नहीं पता इस चीज़ को लेकर के। तो मैं सारे बच्चे जितने भी उनको लेके चलता हूँ, और उनकी तैयारी मैं 7 से शुरू कर देता हूँ। उनके दिमाग में पहले से ही भर जाता है। उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सर, मेनली होते हैं डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, वो बच्चों को नहीं बने होते हैं। तो जब फॉर्म आता है इसका, तभी सब टीचर्स या बच्चे दौड़ते हैं इसकी डॉक्यूमेंट्स के लिए। वो मैं पूरी प्रक्रिया करा करके अपने पास रख लेता हूँ, एक फोटो कॉपी उसकी। और फिर बच्चों को धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके उनको चीज़ों को बताता जाता हूँ। जब उनको मज़ा आने लगता है, तो फिर वो अपने आप ही खुद करने खुद करने लगते लगते हैं। हैं सर। संतोष जी, आपका जो प्रिय विषय है वो विज्ञान है, जी सर। जैसा मैंने देखा है और समझा है। जी विज्ञान में बच्चों की रुचि जागृत हो और विज्ञान में उनकी अभिरुचि बनी रहे, आगे वो विज्ञान की पढ़ाई करें। इंस्पायर अवार्ड में भी बच्चों को पुरस्कार मिला है। तो जी इसके लिए क्या करना चाहिए, या आप ऐसा क्या करते हैं कि बच्चों को मज़ा आए साइंस पढ़ने में? सर, एक्चुअली जितनी भी साइंस के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे खुद सीखें, उसको करें। और जब जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो मुझे कहीं भी पता लग जाए कि यहाँ पर ये इस तरह कॉम्पिटिशन्स हो रहा है, क्योंकि जिला विज्ञान के अलावा उसके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। हम्म। तो मैं जितने भी बच्चे होते हैं उनको मैं लेके आता हूँ। तो वहाँ पे और भी बच्चे आते हैं, प्राइवेट स्कूल से भी आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से भी आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो बच्चों को उनको जाके मैं दिखाता हूँ कि देखो ये तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप सब चीज़ एक एक चीज़ के वॉच करते हैं बात आकर के। और फिर उनके मन में भी कहीं ना कहीं से किसी एक बच्चे के भी लग जाता है कि मुझे ये करना है, तो वो उसको करता है। तो इसी तरह से सर मैं यही प्रयास रहता है मेरा कि बच्चे सीखें और खुद करें। बस मैं उनको एक जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको आप उंगली पकड़ के खड़ा कर दें, बस मेरा काम होता है उंगली पकड़ के खड़ा करने का। और बाकी दौड़ना सीखना वो खुद ही भाग जाता, सीख बाकी जाता का है, रास्ता वो खुद। खुद ही तय कर लेता है। मैं ये नहीं कि उसको लगातार डिपेंडेंट बनाऊँ अपने ऊपर। तो बस मुझे उसको मोटिवेट करना है। और मेरी जब क्लास शुरू होती है, तो उसमें 10 मिनट मैं मोटिवेशन का ज़रूर लेक्चर देता हूँ, और एक संस्कार का देता हूँ कि रोज़ बच्चों से पूछता हूँ कि आज कितने बच्चे पैर छू के आए हैं, लड़कियाँ कितने बच्चे राम राम या राधे राधे या जो भी उनके घर में होता है वो करके आई हैं। तो मैं ये रोज़ पूछता हूँ। अब मैं एक नया शुरू करने वाला हूँ फिर से, कि सब बच्चे जितने भी लड़के हैं वो अपने पापा या मम्मी के पैर दबा करके ही सोएंगे। तो बच्चे बात कहना मानते भी हैं, और उससे अच्छा भी लगता है, घर वाले भी खुश हो जाते हैं। और एक नई परंपरा बच्चों के जो छूटती जा रही है। जैसे हम लोग, हमारे फादर थे तो हम तो 1 घंटे 2 घंटे पैर दबाते रहते थे, जब वो नींद थक जाते थे तब हम हटते थे, जब वो सो जाते थे। संतोष जी, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि जब आपने प्राइमरी में भी तो पढ़ाया है जी सर। पहले, जी जी बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में आते हैं तो 5 साल रहते हैं कम से कम, जी जी और लगभग 5,000 घंटे वो अपने स्कूल में बिताते हैं। जी जी तो ऐसा क्या हो जाता है स्कूल आने के बाद कि वो अपनी जो स्वाभाविक उत्सुकता है, कौतूहल है, वो धीरे धीरे उनका कम हो जी जाता जी है, वो बोलने कम लगते हैं, जी 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 या जितना उनको सीखना चाहिए अपनी आयु और कक्षा के अनुसार वो सीख नहीं पाते? जी जी सर, ये एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर होना चाहिए स्कूल में बच्चों के फ्रेंडली वाला। और बच्चों के मन में क्या है, हमें उसको पहले समझना है। जब हम ये चीज़ समझेंगे बच्चे क्या है, क्या चाहते हैं। सर, मैं आपको कल का इंसिडेंट बताता हूँ मेरे विद्यालय का। एक बच्ची है 2nd क्लास में, उसे कुछ भी नहीं आता है। और मतलब बहुत कोशिश करी मैम ने एक, लेकिन उसे नहीं आ पाया, मतलब थोड़ा बहुत ही आ पाया।
तो मैंने कहा कि इसकी मदर को बुलाओ। तो हम लोग गार्जियंस को ज़्यादा मतलब वो करते हैं, Involve करते इन्वॉल्व हैं। करते हैं, जिससे कि क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गार्जियंस के पास ही रहते हैं, वहाँ पर 5 घंटे रहते हैं, बाकी उनके पास ही रहते हैं। और छोटा बड़ा और ये तो हर एक को जानता है, हर कोई जानता है, गिनती पहाड़े हर कोई जानता है, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे नहीं पढ़े लिखे हो। तो मैंने उनको बुलाया, तो मैंने उनसे पूछा से क्या दिक्कत है, और कह रही थी कल मैंने इसको बहुत मारा है। तो मैंने कहा आपने तो सबसे पहले गलत बात करी कि आपने इस बच्चे को मारा। जब उसे कुछ पता ही नहीं है तो आप उसको क्या सिखा दोगे उसे? आप उसकी साइकोलॉजी जानो, क्या है, क्या चाहता है बच्चा। तो आप इसे प्यार से पढ़ाओ। सिर्फ प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे हमारे मोटिवेट हो सकते हैं। अगर मार मार के अगर पढ़ें तो सब बच्चे पढ़े आए, है ना। प्यार से ही बच्चे पढ़ेंगे। और आप उसको जानो, अब उसके अंदर तो कमी है, उसके अंदर बीमारी है, उस बच्चे के अंदर अपन टाइप का बच्चा है वो, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्टेशन करते हो नॉर्मल बच्चे से बिहेव संतोष, करेगा वो। आपने एक शब्द अभी यूज़ किया, फ्रेंडली माहौल। जी जी तो स्कूल में माहौल को चाइल्ड फ्रेंडली जी जी। क्या होना चाहिए उसमें कि लगे कि हाँ यहाँ बच्चे खुश रहेंगे और सर सबसे पहले तो स्कूल में ग्रीनरी होनी चाहिए, जो हरियाली हरा वो भरा होनी हो। चाहिए, हरा भरा होना चाहिए, फूल पौधे होने चाहिए। सर मैं जब मेरी पोस्टिंग हुई थी वहाँ पे पहले पाकड़ का पेड़ था। लेकिन आज की डेट में हम सबके सहयोग से और समुदाय के सहयोग से आज स्कूल में इतनी भी जगह नहीं है कि वहाँ पे कोई नया पौधा लगा दिया जाए। इतने गमले, इतने पौधे में लगा रखे तो हैं। परिसर हरा भरा होना चाहिए। सबसे पहले परिसर हरा भरा साफ सुथरा होना चाहिए, और ठीक है। खासतौर से टॉयलेट तो बिल्कुल साफ होने चाहिए बच्चों के। और क्या और होना सर चाहिए? ये थोड़ा सा वॉल पेंटिंग हो बच्चों के लिए। और जो बच्चे कहें कि यार तुम्हें, जैसे हम लोग तो बच्चों से पूछ के बनवाते हैं वॉल पेंटिंग, कि बच्चों बताओ क्या बने यहाँ पे, या क्या चाहते हो तुम, कैसा स्कूल होना चाहिए। तो हर बच्चे की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर उस तरह से बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। स्कूल के जो परिवेश को आपने बताया कि ऐसा होना चाहिए, कक्षा के अंदर कैसा वातावरण हो कि वो बच्चों को लगे कि नहीं यहाँ बड़ा सुकून है, बहुत जी जी आनंद आ रहा है पढ़ने में, सीखने में। सर ये सब कुछ डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर कि वो बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करें। और मैं तो कहता हूँ कि सर जैसे मैं जब साइंस पढ़ाता हूँ तो बच्चों को लिंकिंग मेथड से पढ़ाता हूँ कि उनके आसपास के चीज़ों से उसको लिंक कराएं। जैसे ये नहीं कि खड़ा कर दिया और खुद पढ़ लिया और समझा दिया चैप्टर को और थोड़े से मॉडल दिखा दिए, नहीं। आप उसको, जो भी साइंस या कोई भी सब्जेक्ट है वो हमारे आसपास के वातावरण से वो जीवन लिंक्ड है। से। हाँ लिंक्ड है सर वो। तो वो जो भी चीज़ हम पढ़ाएं तो उसको बच्चों को अपने आसपास की चीज़ों से विजुलाइज कराएं, सामने से दिखाएं। वो चीज़ें जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को फुटबॉल की तरह दिखनी चाहिए। जैसे एक बार मैंने सचिन तेंदुलकर का कमेंट सुना था, तो किसी ने कहा था आप छक्के छक्के कैसे मारते हैं, तो मेरा कंसंट्रेशन इतना अच्छा रहता है कि जब कोई बॉलर मारता है तो मुझे वो फुटबॉल दिखाई पड़ती है। क्रिकेट की बॉल फुटबॉल इतनी बड़ी दिखती इतनी बड़ी दिखाई पड़ती है। तो वो कंसंट्रेशन इतना हाई होना चाहिए। और बच्चों को थोड़ा सा लिंकिंग मेथड सिखाना चाहिए, कैसे रिलेट करें आपस में, चीज़ों को एक दूसरे से जी, रिलेट जी। करके तो सीखना। वो हमेशा के लिए मेमोरी में याद रहना आसान हो जाता है। जी जी एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ इसमें कि बच्चों को आपने सिखाया और बच्चों ने उसको सीख लिया, उनके चेहरे से भी लग रहा है कि उनको समझ में आ गया है। मेरा सवाल ये है कि दो स्थितियां हैं, बच्चों को सही जवाब आना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, या बच्चों को सही सवाल पूछना आना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है? सर सबसे ज़्यादा जरूरी तो ये है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या पूछना है, क्या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब सही सवाल क्या है वो पता होना चाहिए। मैं आपको सर बताता हूँ कि हमने अपने शिक्षक साथियों के साथ में कुछ बुक्स बनाई थी, जिसमें 1 to 8 पे हमने काम किया था। और हम चाहते थे कि ये, क्योंकि हमारे बेसिक के बच्चों के लिए केवल बेसिक शिक्षा परिषद किताब के अलावा कोई किताब नहीं आती है, ना मार्केट में आती है, ना विभाग के द्वारा आती थी। मतलब अब तो खैर काफ़ी वर्ग वगैरह आने लगे हैं सर, उस समय की बता रहे हैं, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले की। तो लेकिन अदर जो है क्या कहते हैं, बोर्ड्स में बहुत सारे किताबें आती हैं, मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती हैं अलग अलग उन राइटर्स की। तो हम लोगों ने सोचा इसको कि क्यों ना 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर में बनाया जाए। तो हम लोग सब मिले और हम लोगों ने अपने अपने जो भी जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट था उसको हमने बांट लिया, बना लिया। तो हमने 1 to 7 तक बना लिया था, चूँकि उसमें काफ़ी पैसा भी खर्च होता है प्रिंट कराने में और सब चीज़ों में। तो हमारे पास 6-7 की बुक बन पाई थी, 1 to 5 और 6-7 बन पाई थी, 8 की बुक्स बन पाई थी। तो बच्चों के लिए? बच्चों के लिए। तो सर तो बच्चों ने ली और उसको पढ़ा, 6-7 पढ़ा, 8 की बुक्स नहीं थी। तो सर जब मैं पढ़ाता था बच्चों को तो 8 में बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने हूबहू क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से वैसे ही अपनी किताब में पढ़ करके, पैराग्राफ पढ़ करके वहाँ से क्वेश्चन बना करके उन्होंने लिखे। बच्चों ने सवाल बनाए? हाँ बच्चों ने सवाल बनाए और उसके उत्तर ढूंढ के वहीं पे लिखे उसके उत्तर। मतलब जो 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर होते हैं, मतलब एक हेल्पिंग बुक ना होने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ से सीखा कैसे बनाया हमने, कैसे सर ने बनाया है। और फिर उन्होंने जब हमने पढ़ाया उनको, चूँकि वहाँ पास बुक थी नहीं 8 की, तो उन्होंने खुद ही बना डाले सारे, अपने चैप्टर वाइज, सारे पैराग्राफ वाइज सारे क्वेश्चन बना दिए उन्होंने। तो इस एज में आकर के अगर इस चीज़ सीख रहे हैं तो जो जैसे हम लोग तैयारी कर रहे थे तो वैसे ही हम लोग नोट्स बनाते थे, अंडरलाइन करते थे। तो वो सब चीज़ें बच्चे कर रहे हैं, सीख रहे हैं।
किताब आपने लिखी है और आप बता रहे हैं कैसे लिखा आपने, आपके शिक्षक साथियों ने भी इसमें मदद की है। जी जी जी। किताब लिखना कितना आसान या मुश्किल है? जो लोग सुन रहे हैं और जिनको किताब लिखने की इच्छा है, उनको बताइए कि आसान है, मुश्किल है, अगर लिखने की इच्छा है तो उसको कैसे करना चाहिए? सर ये भी पूरी पीएचडी है। आसान भी नहीं कह सकते हैं और कठिन भी नहीं कह सकते हैं, असंभव भी नहीं कह सकते हैं। अगर आपके अंदर इच्छा है तो आपको उसके अंदर पूरा घुसना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, तभी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। कट पेस्ट करना तो आसान होता है, लेकिन जब आपको उसको अच्छे से बनाना है तो आपको पहले तो रिसर्च करनी पड़ेगी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं खोजना खोजना पड़ेगा, पड़ेगा उसको, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको हर एंगल सोचना होगा कि ये कैसे मैं कहाँ से क्वेश्चन बनाऊँ, कैसे बनाऊँ कि जो कंटेंट बने वो जो स्टूडेंट्स फ्रेंडली बने, चिल्ड्रन फ्रेंडली कंटेंट बने। तो उसके लिए सर अब उसमें पूरी गहराई में जाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप समय थोड़ा सा लगता ही है, क्योंकि जो भी समय होता है स्कूल के बाद समय होता है, परिवार फैमिली के लिए होता है, तो थोड़ा बहुत समय उसी में से काट करके ही काम किया जा सकता है। आसान भी है और मुश्किल भी है, जी सर। लेकिन लिखा जा सकता हाँ है। सर बिल्कुल सर, जब जिसके मैंने लिख लिया, मैं बता रहा हूँ, कोई मैं भी पढ़ने लिख में अच्छा नहीं सकता था है। तो कोई भी लिख सकता है। हम्म। जो शिक्षक आपको पढ़ा चुके हैं और जी जिनसे आप प्रभावित रहे हों, जी उनके पढ़ाने का ढंग, बोलने का ढंग, जी। उसको आप कॉपी करते हैं सर जाने मैंने अनजाने? जी जी सर, मेरे फादर ही टीचर थे हम्म। और मैंने उनको पूरा अडॉप्ट करा है, चीज़ों को, एक एक चीज़ को समझाना। और ये नहीं कि एक बार के बाद मैंने सर, जैसे पहले जो टीचर्स होते थे वो बहुत ही सख्त होते थे। अगर आपने एक बार से दूसरी बार से तीसरी बार पूछ लिया तो सीधे झापड़ ही पड़ता था। तो जो मुझे अच्छाइयाँ लगी वो तो मैंने ली नहीं, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट लाइफ में जो मुझे कमियाँ लगी टीचर्स में, जो चीज़ मतलब जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी टीचर से, तो वो अब मैं टीचर बनने के बाद वो मैंने अपने बच्चों के सामने करा। मैं बच्चों के साथ सख्त भी रहता हूँ और उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली भी रहता हूँ। कोई भी चीज़ होता है, मैंने बच्चों के अंदर सबसे काम ये करा कि उनका डर निकाल दिया कि कुछ भी पूछेंगे तो ये, जैसे मैं रोज कहता हूँ कि तुम ये बिल्कुल मत डरो कि तुम पूछोगे तो पड़ोसी तुम्हारा क्या कहेगा। जैसे जब मैं पढ़ता था तो जब मुझे कुछ पूछना होता था तो मेरे मन में पहले ही आता था, मैं पूछूंगा तो ये हंसेगा या ये कहेगा अरे ये क्या पूछ लिया। तो ये मैंने सर बच्चों को डर निकाल दिया, और जो भी वो जितनी बारी पूछे उनको समझाता हूँ, आता है उन लोगों को। यही सर मेरी एक उपलब्धि रही है कि बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं हर एग्ज़ाम में। जो भी एग्ज़ाम मैं दिलाता हूँ और जो भी कंपटीशन, लोकल कंपटीशन होता है, तो उसमें मेरी कोशिश रहती है कि मेरे विद्यालय के बच्चे ही निकले। आपने अभी बात कही थी कि बच्चों को सही से सवाल पूछना आना चाहिए, जी 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 ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी आपसे बच्चे ये सवाल पूछते रहते होंगे, जी। मैं ऐसा समझता हूँ। जी जी आपसे उन्होंने पूछा और आपको नहीं पता, जी जी। क्या करते हैं आप? तो मैं उनसे समय ले लेता हूँ, ऐसा हो जाता है सर, बहुत बार ऐसा होता है। और मैं आपको बताऊँ सर, विशेष तौर से मैं जैसे तैयारी करा रहा हूँ बच्चों को, तो उसमें एक रीजनिंग सब्जेक्ट होता है, उसके लिए हमारे पास कोई बुक्स नहीं है हमारे पास। तो मैं, चूँकि बच्चे ज़्यादा बुक्स खरीद नहीं सकते हैं, तो जैसे एक्सरसाइज मैंने कराई और फिर बच्चों से मैं कहता हूँ कि 5-5 क्वेश्चन आप बना के लाइए। अब वो 5-5 क्वेश्चन, जैसे मान ली 20 बच्चे बना के लाए तो 100 क्वेश्चन हमारे पास हो गए उनके पेपर में। तो वो मैं फिर नंबर डाल के डाइवर्ट कर देता हूँ उन बच्चों में। तो बच्चे से क्या होता है, एक तो जो मैंने कराया किताब में वो करा उन्होंने, प्लस वो अपने आप उन्होंने क्वेश्चन बनाया। और कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो फनी होता है, तो उनको मज़ा आता है इस चीज़ में करने में। किसी में जैसे मान ली उन्होंने किसी को फंसा दिया किसी क्वेश्चन में, तो वो कहते हैं अरे देखो उसको नहीं आया, बहुत तेज होशियार है। तो ये इससे क्या होता है कि बच्चे सीखते हैं, खुद ही करके सीखते हैं। मतलब आप बच्चों को ऐसा करते हैं कि वो खुद करने लगे, खुद बनाने लगे, खुद सीखने लगे। स्कूल में आपके प्रयोगशाला है? हाँ सर, मैंने एक साइंस लैब बना रखी है। हमारे जो ममता मैम है उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, तो उससे 25,000 रुपये उन्होंने डोनेट किए थे। तो हमने वो साइंस पढ़ाती थी पहले, तो वो हमने उनका कमरा पूरा एक लैब टाइप का बना दिया था पूरा सर। विज्ञान की कक्षा जी और विज्ञान की प्रयोगशाला में चलेगी, ऐसा है? हाँ सर, ऐसा ही है। मैं साइंस में पढ़ाता हूँ, तो वो साइंस कमरा अलग ही है। और वहाँ पे केवल मेरे क्लास के साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ने आते हैं। साइंस और रीजनिंग पढ़ने वहीं पे ही आते हैं सर उस रूम में। सर एक हमने लाइब्रेरी बना रखी है बहुत अच्छी सी, जैसे मेरे सपने में सोचा था वैसे ही मैंने बना दिया। वहाँ पे एक टॉयलेट था, खंडर टॉयलेट था, तो उसको मैंने तोड़ दिया पूरा, मतलब वो यूज़लेस था बिल्कुल। तो और फिर धीरे धीरे करके हमने समुदाय से थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करा, थोड़ा सा पैसा स्कूल के टीचरों से लिया, और हमने उसकी दीवारें खड़ी कर दी, 4 दीवारें खड़ी कर दी। और अभी मैं BSc ऑफिस गया था पहले, तो वहाँ पे भी रिनोवेशन हो रहा था। तो वहाँ पे मुझे लगा कि वहाँ पे खिड़की और एक गेट रखा हुआ था जो अब काम का नहीं है। जो काम का नहीं था, उनके स्टोर मैंने ये सर से कहा, तो उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैं उठा के मैं अपने स्कूल ले आया, उसको मैंने लगवा दिया। तो मैंने सर पूरे 4 दीवारों में जैसे वेंटिलेटर खिड़की वगैरह होती है वो मैंने लगवा दी, खड़ी कर दिया। पैसे खत्म हो गए, क्योंकि पैसे तो काफ़ी चाहिए होते हैं। सर इसी काम के लिए 3,72,000 रुपये आते थे पहले हमारे विद्यालय में, इस कैंपस के लिए। फिर मैंने क्या करा, कैसे करें क्या करें। अब क्या हुआ सर, वो कमरा तैयार हो गया, अब वहाँ पे कूड़ा पड़ने लगा। तो मुझे सर, मैं देखता था, मुझे लगता था कि ये मेरे मुँह पे ही पड़ रहा है तो कूड़ा। फिर मैं दिमाग लगाया क्या करूँ। फिर मेरे उस साल 18 बच्चे निकले राष्ट्रीय आय में। फिर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई और छुट्टी ली स्कूल से, और DM साहब के पास गया मैं। हमारे यहाँ पुलकित खरे DM सर थे,
और मैंने कहा सर हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में ये बच्चे पास हुए हैं और आपके द्वारा सम्मानित होंगे तो और बच्चे भी इससे प्रोत्साहित होंगे। आप सर तो डीएम साहब आ गए। तो डीएम साहब आए। तो जो डीएम साहब आए तो हमने कहा सर ये करा दिया पूरा। फिर हमने कहा सर ये हमने कमरा बनाया, आज अधूरा रह गया है। फिर बोले कहाँ है प्रधान जी? तो बोले प्रधान जी बन जाएगा। और वो सर वो बन गया कमरा। तो आज की डेट में वो कमरा बन गया। जब कमरा तैयार हो गया, मतलब उसमें पूरा फर्श, मतलब फर्श किताबें आ गई, फर्श वगैरह बन गया, सब पूरा बन गया। अब मैंने कहा अब इसमें अंदर चाहिए लाइब्रेरी चाहिए पूरी और फर्नीचर चाहिए इसके लिए। फिर मैंने एक मैसेज बनाया बहुत अच्छे से कि ऐसा ऐसा हमने करा है। तो फिर सर डोनेशन मिलने लगा मुझे और लोगों से। फिर मैंने पूरी लाइब्रेरी बना दी है, उसी में पूरा कंप्यूटर लैब बना दिया। 5 कंप्यूटर हमारे सांसद जी से हमने गिफ्ट एज स्कूल के लिए ले लिए थे। तो बिना विभाग की सहायता के हमने सर बहुत कुछ अपने स्कूल में इकट्ठा कर लिया सारा सामान। वो खुला रहता है कमरा? हाँ सर, खुला ओपन रहता है वो। और उसकी व्यवस्था कैसे होती है, कौन देखता है नहीं, उसको? स्कूल टाइम खुला रहता है सर वो। हाँ वही, स्कूल टाइम खुला रहता है। एक मैम में तो हमने एक लाइब्रेरी कार्ड भी बना दिए हैं सर उसके। अच्छा। और हर बच्चे को इशू कर दिया है, जो बच्चा बुक्स लेके जाता है तो वो उसका नाम लिखा बच्चे जाता है। कभी भी जा हाँ, सकते हैं? कभी भी जा सकते हैं। और उसका एक टाइम भी बना दिया हम दोनों टाइम टेबल अपने कि लाइब्रेरी का रूम और कंप्यूटर क्लास का रूम बना दिया है। कोई अभिभावक अगर आए और कहे कि हम आपकी लाइब्रेरी में किताब बैठ के पढ़ना चाहते हैं या किताब लेना चाहते हैं? सर हमें तो बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोग आए। हम तो बुलावा लगा लाते हैं, एज ए गेस्ट बुलावा लगा लाते हैं। जितने भी अधिकारी हमें मिलते हैं सर, तो उनको हम एज ए गेस्ट लेक्चर के रूप में अपने स्कूल में लेके आते हैं और उनसे समय ले लेते हैं और वो स्कूल आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। संतोष, आपका जो जवाब है उससे मुझे एक सवाल और आ रहा है कि पढ़ने की आदत बहुत कम हो रही है धीरे धीरे। हमारा बहुत सारा समय वो स्क्रीन में बीत जाता है, फ़ोन में इधर उधर। बच्चों में शुरू से पढ़ने की आदत कैसे डाली जाए? क्या करें इसके लिए, क्या कर सकते हैं? सर ये इसके लिए तो घर वालों को अवेयर होना पड़ेगा। और सबसे पहले तो ये है कि मोबाइल है, मोबाइल में मैं तो रोज़ ही बच्चों से कहता हूँ ये मोबाइल मतलब कल कहते नहीं, एक कहावत आई थी, जियो की कर लो दुनिया मिट्टी में है। तो ये दुनिया आपकी मुट्ठी में है, इसमें अच्छी चीज़ भी है और ख़राब चीज़ भी है। आपको सोचना है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ ख़राब है। तो जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ लीजिए। और मैंने कहा दो बातें आप बच्चों ध्यान रखो कि जो बात आप किसी से छुपाओ, खासतौर से अपने माता पिता से और अपने टीचर से, आपको बताते हुए डर लगे या शर्म आए या छिपाएं आप, तो मान के लो 100% वो बात गलत है। वो बात गलत है जिससे आप छिपा रहे हैं। और जो बात आप बोल्डली कह लेते हैं तो वो सही है। तो आपको लगे कि हम टीचर से डरा छिपा रहे हैं चीज़ों को, तो आप वो गलत है, वो काम मत करो। तो थोड़ा बच्चों को पढ़ने की आदत सर चूँकि मोबाइल से ज़्यादातर बच्चे उसी से पढ़ने लगे हैं, तो ये गलत है सर। ये क्योंकि जो बुक रीडिंग होती है और जो क्लास टीचिंग होती है उसका सर कोई विकल्प नहीं है। बुक रीडिंग होती है तो बुक रीडिंग में आप निशान में लगाएंगे, उसे पढ़ेंगे भी, पलटेंगे भी, और उसमें 4 चीज़ें और मिलेंगी। अब ऑनलाइन में सारी चीज़ें लगभग फैक्चुअली रहती हैं, तो उससे बच्चों को थोड़ा सा दूरी रहें, ज़्यादा अच्छा है। बच्चों से मैं ये कहता हूँ कि देखो तुम लोगों ने जैसे बुक्स पढ़ते हो, बुक्स का कोई विकल्प नहीं है। और ये जो मोबाइल में आपने 1 घंटे 2 घंटे देख लिया, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो दोनों में जो बेस्ट लगे वो आपको चुनना है। और सबसे पहले तो आपका टारगेट तय होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें क्या बनना है। जो बनना है आपको उसके पीछे जाना है, वो काम आप करिए। जो आपको अच्छा लगे कि ये काम अच्छा है, वो काम करिए आप। आपको खुद पता है कि क्योंकि इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं 8th क्लास में जाते हैं 7th 8th में, कि उनको खुद पता लग जाता है क्या चीज़ अच्छी क्या चीज़ ख़राब है। उनको इस चीज़ का एहसास होता है। तो जो आपको अच्छा लगे, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा लगे, वो काम करें। अपने आसपास के लोगों को देखें, अपने माहौल में देखें कौन कहाँ किस लेवल पहुँच गया है। बच्चों में सुनने की आदत अगर विकसित करना है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ठीक से न सुनने से भी होती है। हमको बहुत जल्दी रहती है ना, जी जी जी, जवाब देने की बहुत जल्दी रहती है। तो ये अगर सुनने की आदत विकसित करनी है शुरू से, जैसे आपने कहा कि विज्ञान में प्रयोग करके देखने की आदत विकसित हो रही है, तो क्या करना होगा? सर उसके लिए देखिए मैं कल पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मैंने एक क्वेश्चन मैं बोल ही रहा था, तब तक उसने बच्चे ने उसका आंसर दे दिया। तो मैंने कहा देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, पहले आप क्वेश्चन को सुनो ध्यान से, उसको पढ़ो कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट है उसका जवाब दो आप। तो सबसे पहले तो आपको सही से देखना चाहिए, सही से पढ़ना चाहिए, और उसके बाद आपको उसका जवाब देना चाहिए। तो चीज़ों को पहले समझो, क्या वो पूछ रहा है, मांग पा नहीं रहा है, आप चाय दे रहे हो, तो ये गलत बात है ना। तो जो चीज़ जिसकी चीज़ की डिमांड है आप उस चीज़ को दो, ले ध्यान से पढ़ करके दो उस चीज़ को। ध्यान से पढ़ के या ध्यान से सुन के? ध्यान सुन करके। बच्चे जब किताब पढ़ते हैं, जैसे भाषा की किताब है या सामाजिक विज्ञान की किताब है, पढ़ते हैं तो एक बहुत ही मोनोटोनस टोन होती है, वॉइस होती है। जी जी। ऐसा क्यों हो जाता है? जबकि बाहर बोलते हैं तो बहुत ही उल्लास से, बहुत ही इमोशन से। सर कक्षा का अनुशासन है, डर है? नहीं सर, डर नहीं है एक्चुअली। बच्चों को जैसे कुछ भी पढ़ाएं तो बच्चे उसमें डूब जाएं सर।
उसमें खो जाए, वो उसका रोल, जैसे मान लीजिए आप पृथ्वीराज चौहान पढ़ रहे हैं तो आप पृथ्वीराज चौहान, आप समझ जाइए कि हम पृथ्वीराज चौहान है, हम काम कर रहे हैं, तो वो फील आना तो वो चाहिए। फीलिंग आनी चाहिए उस चीज़ की, तो तभी बच्चे मतलब जल्दी से उसको लर्न भी आता है, जल्दी से याद भी आता है चीज़ों को। आपने कुछ पूछा बच्चों से जी और उनको पता नहीं है, जी जी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें भी नहीं मालूम, आपको भी, जी 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 बच्चों को तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम रहती, खास करके पाठ्यक्रम में जो चीज़ें निर्धारित की गई हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो ना जानना है, जी 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 अ, अक्सर हमको गुस्सा आता है कि इसको तो ये भी नहीं मालूम ये है, भी नहीं मालूम है। क्या जी। करें। कुछ नहीं सर, उसमें कुछ नहीं करना है, ये तो जनरली बात है। जैसे हर टीचर को ये पता होता है कि उसके किस बच्चे को क्या आता है, हम्म, ये हर टीचर को पता होता है। अगर किसी ने दूसरा क्वेश्चन पूछा तो टीचर को पहले पता होगा बच्चा जवाब दे पाएगा नहीं दे पाएगा, तो उसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और जैसे बच्चों की बेसिक्स क्लियर नहीं होती हैं, जैसे मैथ है, तो मैथ में जैसे मैं कल ही बच्चों को पढ़ा रहा था, क्लास 8 के बच्चों को सर, कि 2 की पावर -10, कल वो पढ़ा रहा था मैं, रदरफोर्ड वाला मॉडल जो था सर, हम्म, तो उसमें 10 की घात -10 ठोस गोला माना गया है, थॉमसन, जैसे थॉमसन जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल है। तो मैंने एकदम से पूछ लिया 10 की घात -10 का मतलब क्या हुआ, ये बताओ पहले। तो बच्चे नहीं बता पाए। तो मैंने, अच्छा बताओ 1 की घात -2 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो नहीं बता पाए। तो किसने बताया, गलत गलत बताया। फिर मैंने उसका पूरा बेसिक क्लियर करा कि देखो ऐसे 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 इस तरह से आता है। अब इन फ्यूचर जब आगे आएगा, क्योंकि ये चीज़ें 4th 5th की हैं, 5th 6th की हैं, 10 की घात -2 उसको सॉल्व करना। तो आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आपने जो पढ़ा नहीं पढ़ा क्या पढ़ा छोड़ो उसे, लेकिन आज हमने पढ़ लिया ना चीज़ को, तो आज इसको स्टोर कर लो, और आगे जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप इसको सही से कर लेना। तो ये मत सोचो कि मुझे नहीं आता है, आज पढ़ रहे हैं, हम अपना आज भविष्य, हम जो जो हमारा समय है, आने वाला समय जो गीली मिट्टी की तरह है, उसको हम जैसे चाहे वैसी शेप दे रहे हैं। ये मैं रोज़ बच्चों से कहता हूँ, बीत गया वो एक पत्थर हो गया, लेकिन जो आगे आने वाला समय है वो एक बिल्कुल पत्थर की तरह है। आप उसको गीली मिट्टी की तरह है, जैसा चाहे वैसा आप उसको समय आप उसको बना सकते हैं, जैसे शेप दे सकते हैं। तो पीछे क्या आया नहीं आया वो छोड़ो से, आज बताओ समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। बच्चे कभी शेयर करते हैं वो क्या करना चाहते हैं जीवन में? हाँ सर, ये मैं लगभग रोज ही बच्चों से क्योंकि बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा उनसे बातचीत करना ज़्यादा चाहिए। पढ़ाएं आप कम, लेकिन बच्चों को ये मोटिवेशनल, क्योंकि आजकल बच्चे सर हिंसक बहुत हो गए हैं। आप पढ़ा रहे हैं और कुछ बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से आपको देख रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो वहाँ कक्षा में नहीं रहते जी जी। या वो समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वो, हाँ, फिजिकल रूप से बैठे हैं लेकिन मेंटली उनका कहीं और है। तो क्या करेंगे? सर ये करेंगे कुछ नहीं, बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ ही करेंगे। और जैसे मैं कुछ पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो बच्चों से कहता हूँ बुलवा के भी देखता हूँ, बोलो, सबके ओठ हिल जाइए। कुछ बच्चे होते हैं खाली ओठ हिला देते हैं, जैसे उनको कुछ वर्ड समझ में नहीं आया तो वो केवल ओठ हिला देते हैं अपने। तो मैं समझ जाता हूँ कि इस बच्चे को क्या आया नहीं आया, तो उनसे खड़ा करके पूछता हूँ बताओ भाई इसका क्या क्या कह रहे हैं, तो नहीं आता है तब उसको उनको कहते भी हैं कि भाई ये जब हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें एक चीज़ को बता रहे हैं तो सीखो, सीखने के लिए आए हम लोग यहाँ पे। एक स्कूल पर एक अभिभावकों को विश्वास तो होता है इस कि इतनी बड़ी कक्षा में जहाँ 70 बच्चे बैठे हुए हैं, जी उनको पढ़ाना और उनसे संवाद बनाए रखना, जी क्या करते हैं फिर सर, उसके लिए सर लगातार कंसल्टेशन होकर के बच्चों को पढ़ाना होता है, और एक एक बच्चे पे आपको फोकस भी रखना है, कौन बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कि और हर उधर तरफ प्रोजेक्टर पे चल भी रहा उधर है? चल भी रहा है सर, तो वो घूम घूम करके लगातार क्लास में चलता रहता है सब चीज़ें सर, ये इस तरह की। और बच्चे सर देखते हैं ध्यान से, कुछ ऐसा नहीं है, अगर उनका इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अगर उनके मन में उनको समझ में आ रहा है चीज़ों को, तब तो वो बहुत ध्यान से देखते हैं। और जब उनको लगता है कि ये बोरिंग हो रही है तो फिर वो इधर कि उधर। बाथरूम जाना है कि पानी पीने जाना है या फिर इधर उधर करने लगते हैं। कक्षा में लड़कियां हैं? हाँ सर, गर्ल्स भी हैं। लड़कों और लड़कियों का अनुपात आपकी कक्षा में लगभग बराबर ही है सर। लगभग बराबर जी है? जी कई बार लोग ऐसा टिप्पणी करते हैं कि लड़कियां हैं इनको गणित कम आती है, या विज्ञान इनको नहीं, इनको दूसरे विषय पढ़ने जी चाहिए। जी सर, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर भी, कि वो बच्चों का इंटरेस्ट किधर मोल्ड कर दे। और सर हमारे स्कूल में बच्चों में तो कोई समस्या नहीं है बच्चों में से कोई समस्या नहीं है, ठीक है सर बच्चे। कि ये लड़की है तो इसको नहीं आएगा? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की ये नहीं आएगा, बल्कि लड़कियों को बहुत तेज़ी से आता है सर। इन बच्चों का माइंड इतना शार्प होता है कि वो हमसे ज़्यादा तेज़ी सीखते हैं। जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ तो मैं अटक जाता हूँ क्वेश्चन में, वो बहुत तेज़ी से निकाल देते हैं उसको। तो बच्चों का माइंड बहुत शार्प होता है, बस उनको सही से सही दिशा दिखाने की जरूरत होती है, और सही दिशा दिखाने का हम शिक्षक ही करते हैं सर। गणित पढ़ाते हैं आप? हाँ सर, मैं जब मौका लग जाता पढ़ा देता हूँ मैं। एक पढ़ाया गया था कंपाउंड इंटरेस्ट। जी जी, कंपाउंड इंटरेस्ट माने ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, जी
मैंने कहीं सुना था या पढ़ा होगा कि अ, मैंने कहीं पढ़ा था कि जीवन में जो कुछ मिलता है जी, जी। वो कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर मिलेगा तो आप जी, अच्छे जी। रहेंगे। जी, जी, जी। ये बात बच्चों को कैसे समझाई जाए? कैसे? सर जैसे गणित में जी, ही जी। नहीं, जीवन में भी। जीवन में भी। अगर आप सम्मान कर रहे हैं जी, जी, जी। तो आप अगर सम्मान करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा जी, जी, जी। ना। जी, जी। आपका यश बढ़ रहा है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता है, धीरे जी, जी। धीरे और बढ़ेगा जी, और जी। बढ़ेगा। जी, जी। इस चीज़ को समझाना है बच्चों को। अब जैसे बच्चों से मैं ये कहता हूँ, जैसे आपका क्या कहते हैं, आपने अच्छा काम करा, आपको अवार्ड मिला, तो एक अवार्ड तो आपको मिला ही मिला, साथ में आपको नाम हुआ, जो भी पापा ने उसकी डीपी लगाई मोबाइल में, तो पापा का नाम हुआ, तो ये एक ब्याज के रूप में बढ़ता जा रहा है आपका, है ना। रिश्तेदार आए आपके घर में, तो उनको दिखाया कि देखो भाई, मैं हमारा बच्चा, हमारी बिटिया ने देखो ये करा है, वो करा है, तो आपका ही मान सम्मान लगातार देखिए बढ़ रहा है। तो अच्छा काम करोगे तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये बात मन में अगर बच्चों के आ जाए जी, तो। मन में आ जाए तो सर हम लोग सफल हो जाएंगे। संतोष, आप अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं? नहीं सर, मैं सीरियसली लेता, मैं तो हंसी मजाक करता रहता हूँ अपने स्कूल बच्चे में कि आपको सीरियसली लेते हैं पढ़ाते समय पढ़ाते समय? सीरियसली लेते हैं। और बाकी बहुत बाकी हाँ, ही। उन्हें पता है कि अगर हम सर पढ़ा रहे हैं और कोई इधर उधर कर रहा है, झाँक रहा है, क्योंकि बाहर कई बच्चे देखने लगते हैं, तो मैं अपना दरवाज़ा बंद करके ही पढ़ाता हूँ सर, हम्म, क्योंकि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो जिससे कंसंट्रेशन कमरे के अंदर ही रहे बच्चे का। ये अब इसको अच्छा कहेंगे या खराब कहेंगे मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है पढ़ाते समय कि बच्चे मेरी तरफ भी देखें और उसको कानों से सुने और करते रहें इस चीज़ों को। लगभग 9 साल हो गए हैं आपको इस स्कूल जी। में। और अगर आपको इस स्कूल को छोड़ के जाना हो, दूसरे स्कूल में जाना हो, तो आपको लोग किस तरह के याद करेंगे? सर मेरी पोस्टिंग 2002 में हुई थी। एक विद्यालय में जब पहली पोस्टिंग हुई थी, तो वहाँ पे मैं करीब 7 साल रहा था। जब मेरा प्रमोशन हुआ तभी मैं वहाँ से हटा। प्रमोशन मेरा उसी स्कूल में हुआ था। फिर उस समय एक जीओ आ गया था कि जितने भी विज्ञान शिक्षक हैं और प्राइमरी के हेड हैं, तो उनको जूनियर में भेजा जाए। तो फिर मेरा वहाँ से हटाया गया। तो फिर ये तो सर हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हमें पता है, माइंड मेकअप सर हमारा है कि जहाँ भी रहेंगे अच्छा करेंगे, बस अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और मेरा ये चौथा स्कूल है, और मैं जहाँ भी रहा वहाँ पे मैंने अच्छा करने का, गांव के लिए, बच्चों के लिए अच्छा करने का प्रयास किया। और वहाँ पे एक एक लोग मील आपको का किस तरह याद करेंगे? एक सर अच्छे टीचर की रूप में याद अच्छे करते हैं, टीचर के रूप में? अच्छे अच्छे इंसान के रूप में याद करते हैं। किसी की कोई मदद होती है आपके मन समाज। में कोई सपना है? सर मेरे मन में एक सपना है, एक ड्रीम है मेरा, हम्म, और मुझे लग रहा है वो पूरा हो जाएगा। एक्चुअली सर जो हमारे बच्चे हैं क्लास 8 के, उनके लिए तो एक स्कॉलरशिप है हम्म, गवर्नमेंट तरफ से। जो बच्चे पास हो जाएंगे तो उनको 9 से लेकर 12 तक स्कॉलरशिप मिलती है। हम्म, लेकिन सर हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड में नहीं है। और सर ये राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा ने एक मील का पत्थर साबित किया है। और इससे सर एक लर्निंग जो आउटकम निकल के आया है, बहुत अच्छा निकल के आया है सर। क्लास 6-7 की स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन 8th की स्ट्रेंथ लगातार सर बनी रहती है। जो बच्चों की तैयारी कराता हूँ वो बच्चे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मारते हैं। जिसकी बहुत ही इमरजेंसी होगी तो वो फ़ोन करके सर कहेगा कि आज हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा ने सर इतना अच्छा माहौल क्रिएट कर दिया हमारे यूपी के बेसिक के स्कूलों में, खासतौर से बेसिक के स्कूलों में। जो बच्चे जा रहे हैं निकल करके, तो उससे माध्यमिक वाले भी सुधर रहे हैं, माध्यमिक वाले स्कूल में अच्छे बच्चे पहुंच रहे हैं। हम्म, जैसे 8th के बच्चे जो जो जिसका सिलेक्शन होगा मान के लिए अच्छा होगा, हम्म। और जो अच्छा होगा तो जब माध्यमिक जाएगा तो वहाँ भी अच्छा होगा। तो सर इससे एक गुणवत्ता बढ़ी है। और चूंकि हमारे पास सर विभाग में या हमारे यूपी में प्राइमरी सेक्शन बच्चों के लिए कोई सर स्कॉलरशिप नहीं है। तो सर मेरा एक सपना है कि मैं कैसे भी करके, कुछ भी करके, जो क्लास 5 के बच्चे हैं वो उनको 6 में जब पास आए तो कोई इस तरह का एग्ज़ाम हो, और मैं उस तरह का एग्ज़ाम हो, और वो बच्चे क्या कहते हैं स्कॉलरशिप पाएँ, और उस स्कॉलरशिप के बहाने बच्चे बहुत अच्छा सा पढ़ते हैं। और उसके लिए मैं एक प्रयासरत में हूँ, और लोगों से मिला भी हूँ, कहीं से कुछ फंड मिल जाए 5 लाख 10 लाख रुपए, तो तो उसको उससे मैं बच्चों को हाँ, स्कॉलरशिप। इसको स्कॉलरशिप मिल जाए उन बच्चों से। और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक, जहाँ तक है, ये काम मेरा हो जाएगा पूरा, कि इन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जो है कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था कर लूँगा इसकी। आपको शुभकामना है मेरी कि आप इस सपने को साकार कर सके। जी संतोष, आप अपने बच्चों के गांव या घर जी। कभी जाते हैं? सर उनके जैसे अब स्कूल से समय नहीं मिल पाता है, अब स्कूल टाइम पे जाएंगे तो बच्चों का समय खराब होगा। हम्म, जैसे पहले तो होता था कि बच्चे नहीं आ रहे तो हम घर जा रहे हैं बुलाने के लिए, हम्म, लेकिन अब बच्चे लगभग स्टैंड लगातार बनी रहती है, और टेलीफोन भी हो गया है, तो मोबाइल से ही बात कर लेते हैं कि कहाँ है बच्चा, कहाँ पे नहीं है। और जब उनके घर में कोई पार्टी वगैरह होती है, शादी वगैरह होती है, दावत जरूर देते हैं, तो मैं सर तब जरूर जाता हूँ मैं। मिलते हैं। जी जी। कोई बुलाए, कहीं बुलाए, तो मैं जाता जरूर उनके घर में। और संतोष एक व्यक्ति हैं और एक शिक्षक हैं। आप अपने व्यक्तित्व में और अपनी भूमिका में कुछ और जोड़ना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? सर जुड़ना ही चाहेंगे, और बस मैं चाहता हूँ कि बस मैं, भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, अपने पापा और मम्मी का मैं नाम रोशन करूँ,
और देश हित में मैं काम करता रहा हूँ। और चूँकि जो टीचर्स होते हैं वो एक रेलगाड़ी के ड्राइवर की तरह होते हैं। पूरी ट्रेन में जो पैसेंजर होते हैं उनको लेके जाना होता है, उनके गंतव्य तक पहुँचाना होता है। तो एक टीचर्स का काम भी होता है कि गाँव के जो बच्चे हैं उनको आप उनकी मंजिल तक पहुँचाएँ। और मैं बच्चों से बार बार उनको उदाहरण देता हूँ कि टीचर और सड़क दोनों ऐसे हैं जो आपको तो अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगे, लेकिन वहीं वो वहीं रहेंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे गांव से आते हैं, बहुत सारे पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, उनमें बहुत अंतर भी देखने को मिलता है। जी उससे कैसे उसे कैसे हैंडल किया जाए? जो सर, एक्चुअली हम लोगों के पास जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर वो एवरेज फैमिली से ही आते हैं। और स्कूल में चूंकि ड्रेस कोड सब स्कूल में होता है, ड्रेस कोड इसीलिए होता है सारे बच्चे एक जैसे ही रहें, उनमें कोई भी किसी तरह का अंतर ना आए, उनके मन में कोई भावना ना आए। और चूंकि अब मिड डे मील मैंने लगाया तो बच्चे साथ में बैठ खाना खाते हैं, तो उनमें कोई ऐसा लगता नहीं है कि वो अच्छे घर से हैं या वो ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बच्चे पहलू ये है, दूसरा पहलू है कि परिवार में माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, या परिवार में पढ़ने का बहुत माहौल नहीं है, और कुछ बच्चे हैं जिनके माता पिता बहुत पढ़े हैं, बहुत ध्यान देते हैं बच्चों की पढ़ाई पे, तो उनकी जो उपलब्धि का स्तर है वो प्रभावित होता है, ऐसा दिखता है आपको? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा है। बहुत से बच्चे हैं जहाँ स्कूल पे लेवल फैमिली, पे अगर काम किया जाए। जी जी जी, स्कूल लेवल कम किया जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पापा मम्मी मजदूर हैं, लेकिन बच्चा बहुत होशियार है, शार्प। बहुत शार्प है। मैं तो सर ये दावा कर सकता हूँ अपने पीलीभीत में अपने स्कूल में कि जो सबसे टॉप का स्कूल हमारा है कॉन्वेंट स्कूल में, वो अपने 8th क्लास के 5 बच्चे ले आए, 5 बच्चे मैं अपने 8th क्लास ले लूँ, वो उनसे पूछ लें, वो उनसे पूछ लें। कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन करा लें आपस में, और क्या कहते हैं, मेरे बच्चे ही जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अपना विश्लेषण करते हैं आप? सर विश्लेषण मैं बिल्कुल करता हूँ, जो भी मुझे कमियाँ मिलती हैं अपनी उसको मैं दूर करता हूँ। कोई एक कमी जो छोड़ना चाहते हैं? सर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है। गुस्सा जी, बच्चों पे, बच्चों पे नहीं सर, अपने आप पे? थोड़ी सी व्यवस्था पे भी, अच्छा, थोड़ी सी व्यवस्था पे गुस्सा आ जाती तो है। इसको आप कम करना चाहते? संतोष, जो बच्चे आते हैं तो बच्चे तो बदलते रहते हैं, जी कोर्स वही रहता है, टॉपिक्स वही हैं, जी जी सारे विषय वही हैं, जी। तो बोरिंग नहीं लगता कभी सर आपको? बोरिंग लगता है किताबों में। सर ऐसा है कि जितनी बार पढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिल जाएगा, नया मिलेगा। जितनी बार पढ़ेंगे। ये मैं बच्चों से कहता हूँ, आप जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ ऐसा नई चीज़ मिलेगी, और उससे आप सीखते ही हैं। मैं तो जब भी पढ़ता हूँ ऐसा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जितनी बार पढ़ाता हूँ तो उतनी बार मुझे कोई नई चीज़ ऐसी मिल जाती है जो मैं बच्चों को बता नहीं लगता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम इतने साल हो गए पढ़ाते हुए तो उसको बोरिंग लगे। अब तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत तरीके हो गए हैं। अब तो मोबाइल आपके हाथ में है, यूट्यूब आपके हाथ में है, अब उसमें 1 लाख संतोष खड़े होंगे, टीचर होंगे, तो मतलब उनसे सीखते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं बच्चों को। आपको लगता है कि आप अपने प्रयास में सफल रहे हैं अब तक? सर बिल्कुल लग रहा है मुझे ऐसा। और बस मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे संस्कारवान, देश हित में सोच करें। आपके प्रयास की प्रशंसा हुई हो, आपको सम्मान मिला हो, कोई ऐसा स्मरणीय क्षण, दिन जो आपको याद रहता हो? सर मुझे जब स्टेट टीचर अवार्ड का फॉर्म आया था तो मैंने फॉर्म डाला था, और मेरे सम्मान में हमारे शिक्षक साथियों ने किसी ने फॉर्म डाला कंपटीशन में, और जब वो मिला तो मुझे मेरे फादर की, जो उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर जो इतना बड़ा किया, जो मुझे संस्कार दिए, तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी कि आज वो होते मेरे सामने, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। और उसकी जो जिसका जो मूल्य है इस अवार्ड का, वो उनको ही पता होता असली में, लेकिन वो नहीं थे मेरे पास। तो वो क्षण मुझे अभी तक याद है सर। आपने मिस किया उनको? जी सर। संतोष जी, आपने बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कराया है और बच्चे सफल भी हुए, तो उसके लिए क्या उपाय अपनाया है आपने, या कौन सा तरीका, कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी सामग्री जिसका वो इस्तेमाल करते हैं और जिसको बाकी शिक्षक भी अगर चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं? सर सबसे अच्छा जो मुझे एग्ज़ाम लगा बच्चों के लिए, बच्चों को एक प्रतियोगिता माहौल क्रिएट करने के लिए स्कूल में, तो वो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का 2019 में जब मुझे इसको पता लगा। 2009 से स्कीम चल रही थी है, और पूरे देश के 1 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप हर साल मिलती है, दी जाती है, जो बच्चे पास करते हैं, सफल होते हैं। इसी में सर हमारा कोटा, उत्तर प्रदेश कोटा 15,043 सीटों का हमारे उत्तर प्रदेश में कोटा है। फिर उसको डिवाइड कर दिया गया है, और सर ये सारी सीटें लैब से आती थी जानकारी के अभाव में। मुश्किल से 2-3 हज़ार बच्चे ही इसको, जिनको पता होता था वही भरते थे पूरे प्रदेश से, और मुश्किल से 5-6 हज़ार फॉर्म ही भरते थे पूरे। लेकिन जब 2019 में मुझे पता लगा, तो फिर मैंने अपने स्कूल में बच्चों को फॉर्म भरवाया, और थोड़ा सा प्रचार प्रसार भी करा व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा सफल नहीं रहा। उसमें केवल मात्र 49 बच्चे ही मतलब बच्चों ने मतलब एग्ज़ाम दिया पूरे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से 9 बच्चे मेरे सेलेक्ट हुए थे, और केवल 12 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 9 बच्चे मेरे स्कूल के थे। फिर मैंने अगले साल फिर प्रयास किया,
तो कुल मिलाकर 94 बच्चों ने फॉर्म भरा, और जिसमें से 22 बच्चे मेरे सेलेक्ट हुए स्कूल से। फिर मुझे बिमल सर मिल गए मिशन संवाद के, उस टीम से मैं जुड़ा, और उस टीम से जुड़ने के बाद एक जो काम मेरे विद्यालय स्तर तक जो मेरा सीमित था, वो पूरे प्रदेश में और यहाँ तक कि अन्य राज्यों में भी वो चीज़ फैल गई। फिर हम लोगों ने पूरा टीम बना करके और कैसे सिस्टम से हम उस चीज़ को, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे ले आएँ, उसके लिए हम लोगों ने पूरा टाइम टेबल बनाया, उसके पूरा शेड्यूल निकाला, पूरा उसका जो चीज़ कंटेंट आता था एग्जाम में, उसका हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मॉडल पेपर बनाना शुरू कर दिया। मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर में साथ साथ क्या होता है कि जैसे बच्चे OMR शीट की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कैसे OMR भरी जाती है। तो हमने साथ साथ उसकी OMR भी बनाई और पूरा मॉडल पेपर बनाया, और हर 10 दिन में एक मॉडल पेपर, पहले उसका सिलेबस हम दे देते थे कि इस हफ्ते हम इस 10 दिन में हम ये चीज़ पूछेंगे। तो उसी से अब बहुत सारे टीचर्स उसको तैयार कराते थे बच्चों को, उसी सिलेबस से क्वेश्चन आते थे। तो पहले तो हमने स्टेप बाय स्टेप पकड़ा, हमने 2-2 चैप्टर पकड़ के हमने पूरा पेपर बनाया, और उसके बाद जब एग्ज़ाम पास आने वाला होता तो पूरा मॉडल पेपर जैसे हूबहू आता है वैसे ही बनाया। तो उससे क्या हुआ, जितने भी क्वेश्चंस, अब पेपर बनाएंगे कहाँ से, बनाएंगे तो स्कूल की किताबों से ही, तो जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग फिल्टर कर लेते थे, वो हमारे मॉडल पेपर में आते थे। फिर बच्चे जब जाते थे वहाँ पे, और तो उनको सहजता होती थी, वो करके भी आते थे। तो सर इसका परिणाम ये हुआ, जहाँ पे 4-5 हज़ार फॉर्म ही भरे आते थे 2014, 15, 16, 17 तक, आज की डेट में सर 1,68,000 फॉर्म भरे गए थे। अब पूरी हमारी 15,43 सीटों में से 14,900 सीटें कुछ हमारी कवर हुई हैं। जो सीटें छूटी हैं वो ST कैटेगरी की हैं, जहाँ पे ST के बच्चे ही नहीं हैं। उत्तर प्रदेश से। हाँ, उत्तर प्रदेश में जी, तो वो लैप्स होने लाजमी था। तो इस समय सर इतना अच्छा माहौल क्रिएट हो गया। इसके साथ साथ श्रेष्ठ योजना परीक्षा एक आई है SC कैटेगरी के बच्चों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो उसमें 1500 बच्चों को वो एक एग्ज़ाम कराते हैं, NTA एग्ज़ाम कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, और जो बच्चे पास होते हैं तो उनको CBSE बोर्ड के आवासीय विद्यालयों में, इंग्लिश मीडियम आवासीय विद्यालयों में उनको प्रवेश मिलता है। सर ऐसे विद्यालय हैं जहाँ की फीस 3 से 4-5 लाख रुपये फीस है पर साल की। उसमें उनको निःशुल्क सर वहाँ पे उनको पढ़ाई होती है। और मेरे स्कूल से सर आपको बताऊँ 7 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और जब उनके गार्जियंस आते हैं स्कूल में मिलने, तो वो ये कहते हैं सर आपकी वजह से ही हमारा बच्चा निकला है। तो यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। और जितना अच्छा हम नहीं खिला पाते अपने बच्चे को, उतना अच्छा बच्चे को हमारे वहाँ पे खाना मिल रहा है। संतोष, आपने 2002 से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, और अब तक हजारों बच्चे आपकी कक्षा से होके पास हुए होंगे, वो सुन रहे हैं आपको लाइव। जी। क्या कहेंगे उनको? जो आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे से थी, अब चूंकि अब आप बड़े हो गए हो, तो वही एक्सपेक्टेशन के साथ आप काम करिए और अच्छा करिए, और जिससे ही जो आगे आने वाली जनरेशन है वो और अच्छी निकले और इम्प्रूवमेंट हो। और आप लोग तो अब चूँकि 5th जनरेशन के हो, 6th जनरेशन के हो, हम लोग तो बहुत पहले के हैं, तो आप वैसी नॉलेज बच्चों को दीजिए जिससे बच्चे हमारे अपडेट हों और हमारे देश के लिए और अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाएं। मैं प्रार्थना करूंगा कि बच्चों को यश मिले, वो स्वस्थ रहें और अपने लिए जगह बनाएं। संतोष, आप आए और आपने समय दिया और आपने बहुत सारी बातें बताई, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपना समय दिया, अपने ध्यान का एक अंश हमें दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। नमस्कार।